नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आज की परिचर्चा में। मैं हूं रानू सिंह। श्रोताओं, परिचर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि हम समाज और देश से जुड़े विषयों के बारे में आपसे चर्चा कर सकें। वैसे विषय जिसका जाने अनजाने में ही सही, परंतु हमारा उससे सरोकार होता है। आज इस विषय पे हम अपनी परिचर्चा करने जा रहे हैं, वह अत्यंत संवेदनशील विषय है और उससे हमारा समाज और देश दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। आज की परिचर्चा का विषय है युवाओं में आपराधिक प्रवृत्ति का मनोविज्ञान। और इस विषय पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार कर्ण, जो कि रिटायर्ड डीएसपी हैं बिहार से और साथ ही साथ राष्ट्रपति वीरता पदक विजेता भी हैं। इनके अलावा हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर बिंदा सिंह, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों का हमारी इस परिचर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। नमस्कार। जैसा कि हमारा विषय है युवाओं में आपराधिक प्रवृत्ति का मनोविज्ञान, तो डॉक्टर बिंदा, इस परिचर्चा की शुरुआत हम आप ही से करना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर जो मनोविज्ञान है, जो उनकी मानसिकता है, वो किस तरीके से उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति की ओर लेती जा रही है। जी रानू जी, सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे जो बच्चे हैं कल के भविष्य हैं। अगर ये बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति में जा रहे हैं तो ना उस परिवार के लिए, समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए बड़ा ही दुख और कष्ट का विषय है। तो यहाँ पर ये बहुत ही सोचने का विषय है कि आखिर आपराधिक प्रवृत्ति में बच्चे जा क्यों रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसमें अगर कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण है पारिवारिक माहौल। दूसरा है पारिवारिक माहौल के अंदर आप बहुत सारी चीज़, जैसे आपका किस तरह के परिवार में रहते हैं, परिवार का माहौल क्या है, माता पिता का स्वभाव क्या है, घर का जो माता पिता के बीच आपसी संबंध क्या है, बच्चे के प्रति उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें पारिवारिक माहौल में आ जाती हैं। और एक नई चीज़ जो है आपका आज के ज़माने में जो हम लोग इंटरनेट से जुड़ गए हैं और हर घर में एक कहानी हो गई है कि हर व्यक्ति अपने आप को उसमें कैद कर चुका है और माता पिता भी उसमें खुद को कैद कर चुके हैं। ऐसी परिस्थितियां में वो बच्चों के प्रति जितनी उनकी जिम्मेदारी और जितना ध्यान देना था वो सारी चीज़ें कम हो गई। दूसरी बात करें तो आपको मनोवैज्ञानिक कारण है। बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि उनका खुद का व्यक्तित्व होता है, कभी कभी वंशानुक्रम भी होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि परिवार में अगर किसी को आपराधिक प्रवृत्ति होती है तो वो भी बच्चों में देखा जाता है। अगर मनोवैज्ञानिक करें तो पीयर ग्रुप भी इसके लिए बहुत बड़े जिम्मेदार होते हैं। अगर बच्चों को जो दोस्त होते हैं अगर वो गलत संगति के होते हैं, शराब पीते हैं, नशे का सेवन करते हैं, तो अक्सर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो ही बहुत ही समाज के लिए एंटी सोशल होता है। इसके अलावा सामाजिक माहौल हमारे लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है, क्योंकि समाज की भूमिका बहुत बड़ी होती है। और जिस माहौल में बच्चे रहते हैं, मान लो स्कूल जा रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट अगल बगल का बड़ा ही दयनीय है। स्कूल के बगल में कोई शराब खाना है, सिगरेट की दुकान है, तंबाकू बेच रहा है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो परिवार, समाज और स्कूल का वातावरण भी, कभी कभी बच्चों को आप देखिएगा, पर्सनल जो मनोवैज्ञानिक मैंने कहा कि बच्चे पढ़ने में अच्छा नहीं कर पाते हैं और उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता है तो उद्दंडता करते हैं, आक्रोश में आते हैं। और आक्रोश में आने के बाद वो गलत चीज़ों की तरफ उनका झुकाव हो जाता है। और जब गलत चीज़ों की तरफ झुकाव हो जाता है तो संगति भी उन बच्चों की कर लेते हैं जो उनको डिविएशन की ओर ले जाते हैं। उनको भी मज़ा आता है, क्योंकि आपने मानू जी कहा आपराधिक प्रवृत्ति, बच्चे कोई पैदाइशी बदमाश नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता है उनके साथ। मनोवैज्ञानिक कारण होता है, पारिवारिक कारण होता है, सामाजिक कारण होता है कि वो बच्चे डिविएशन में चले जाते हैं। अक्सर हमने बहुत सारे, मेरे पास केस भी आए हैं जिसमें हमने बच्चों को देखा है कि वो गलत साइट व गलत व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। आपने बहुत सारी घटनाएं पटना में भी देखी है कि बच्चा पिस्तौल में लेके गया और चाचा का और जाके अपने क्लासमेट को मार दिया। तो ये घटनाएं कोई आम बात है, तो इसके लिए बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी बातें बताई, उसके पीछे सामाजिक कारण भी है, आपका जो परिवेश है, आप जहाँ रहते हैं, पारिवारिक जो चीज़ें हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा ही असर होता है। कर्ण जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप इसी क्षेत्र में रहे हैं, आपको ये ज़्यादा अच्छे से अनुभव होगा। हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं या बहुत ही रेयर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कभी कभी दो चार हो पाते हैं मुझसे।
ज़्यादातर समाचार पत्रों से या फिर अगर हम टीवी देखते हैं तो उन सब चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है, पर आपने बहुत चीज़ें सामने से देखी होंगी, अनुभव की होंगी, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पुलिस का काम घटना स्थल पर कोई घटना जब घटती है, जब घटना स्थल पर पुलिस पदाधिकारी पहुंचता है, उसमें कोई अल्प किशोर आयु के बच्चे शामिल रहते हैं तो वहाँ से उसका काम शुरू हो जाता है। बड़े लोग तो गिरफ्तार होकर जेल चले जाते हैं, जो कम आयु के बच्चे होते हैं उसको हम लोग रिमांड होम लाते हैं, जिसको बाल सुधार गृह भी कहा जाता है। तो सबसे पहले न्यायिक अधिकारी बोर्ड होता है, कोर्ट में हम लोग उसको पेश करते हैं। उसमें दो चीज़ का सबसे बड़ा ख्याल रखना है कि कोई भी कम आयु के बच्चों को हथकड़ी नहीं लगाना है। दूसरा कि सादे ड्रेस में जाना है उसको कोर्ट ले जा कर के। मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस और हम लोग जैसे ही गिरफ्तारी होती है उस बच्चे की, उसके माँ बाप को हम लोग खबर करते हैं। पहला है पुलिस का काम कि गिरफ्तारी की सूचना तुरंत उसके अभिभावक को देना है। अब उनको देने के बाद हम लोग कोर्ट में लाते हैं, कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। मजिस्ट्रेट के जब उसका बयान हो जाता है तो बयान होने के बाद पुनः हम लोग उसको रिमांड होम या बाल सुधार गृह उसको आप कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन रूम भी कर सकते हैं, वहाँ हम लोग वहाँ ला कर रखते हैं। दूसरा प्रश्न होता है कि बच्चे की आयु क्या है। बच्चे की आयु क्या है, इसके लिए हम लोग पुनः फिर कोर्ट के आधार पर, जुवेनाइल कोर्ट बोलते हैं उसको, जुवेनाइल कोर्ट के आधार पर उसको हम लोग चिकित्सक के यहाँ ले जाते हैं, उससे उसका एज का पता चलता है। सबसे अफसोस की बात यह है कि आप रिमांड होम जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि छोटे अपराध और बड़े अपराध जो बच्चे करते हैं दोनों को एक ही जगह पर रख दिया गया है। छोटा मोटा चोरी हुआ, छोटा मोटा मारपीट हुआ, लेकिन जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध हैं जैसे मर्डर हो गया, डकैती हो गया, मोबाइल छीन लिया, जो तरह के है वो सारे बच्चे एक साथ हैं। तो इसको कम से कम अलग रखना होगा। गंभीर अपराध वाले बच्चे अलग रहें और जो मामूली अपराध वाले बच्चे हैं वो अलग रहें। मैं एक जगह पदस्थापित था तो एक हत्या हुई थी एक वृद्ध आदमी के। मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि उसके मुंह से झाग निकल रहा है। घर में 3 ही आदमी था, उसकी माँ थी, उसका फादर था जिसके मुंह से झाग निकल रहा था, और एक छोटा बच्चा था, 8-9 साल का बच्चा था। वहाँ पहुँचा तो घर का दरवाज़ा सब बंद था, तो आने का परिवेश भी नहीं था, कुछ था ही नहीं। तो लास्ट पोस्टमार्टम में जब मैंने भिजवाया तो पोस्टमार्टम में खुद गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि ये जहर का मामला, इसमें जहर दिया गया है, इनके खाने में जहर दिया गया है। तो डाउट हुआ कि भाई जब कोई 3 ही आदमी घर में तो जहर कौन देगा इसको। तो उसमें होता क्या था कि उसका फादर जिसको जहर दिया गया वो रोज़ अपनी वाइफ को मारता था। जब बीच में बच्चा था तो उसको भी मारता था। वो तंग आ चुका था, एकदम तंग आ चुका था। उसके बाद वो अपने एक दोस्त स्कूल में जा कर के एक दोस्त से पूछा कि ऐसा ऐसा है, क्या करें। तो कुछ गलत संगत जो उसके साथ रहते थे उसने बता दिया कि जहर दे दो। तो जो मैं फिर घटनास्थल, डॉक्टर के पोस्टमार्टम के बाद जब मैं घटनास्थल पर गया, जब उसका स्कूल का ड्रेस और उसके कपड़े जब सर्च करने लगा तो उसमें वो खेत में देने वाली जो जहर होती है सल्फास, उसकी 2 गोलियां मिल गई मुझे। जब उसे पूछताछ करने लगा, बताया हाँ सर मैंने अपने पिता को जहर दिया है। फिर उसका बयान मैंने कोर्ट में करवाया, वही जुवेनाइल कोर्ट में। अब आप लगता है वो बड़ा हो गया होगा, उसमें सज़ा उसको हो गई थी लगभग, लगता है कि 10-15 साल की सज़ा हुई थी, हमको याद है, बहुत पहले की बात है, धन्यवाद की। तो इसी स्थिति ऐसी होती है। ये बच्चा जो भी सीखता है, जैसे कि मान लिया कि किसके साथ हमारा बच्चा खेल रहा है, अभिभावक को पता नहीं है, कौन कौन से उसके दोस्त हैं, किस स्टैंडर्ड के है, उससे कोई सीनियर बच्चा के साथ तो नहीं खेल रहा है। और सारे को आप देखेंगे मिला करके तो अभिभावक और बहुत इसमें दोषी है अपने बच्चा को अपराधी बनाने में। मेरा ये कहना है।
जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये एक सवाल भी हमारे समाज से पूछता है कि आखिरकार माता-पिता और घर परिवार होने के बावजूद अगर बच्चे इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे कारण बहुत गंभीर है। डॉक्टर बिंदा, आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगी कि माता-पिता कहाँ कमी करते रहे हैं और उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चों का जुड़ाव उनसे हो, उनकी बातें जो वो सिखाते हैं, जिसमें एथिक्स आए, मोरल ऐसी चीज़ें आएँ जो उन्हें आगे की तरफ ले जाएँ, सकारात्मकता की ओर ले जाएँ, नकारात्मकता की ओर ना ले जाएँ, आपराधिक प्रवृत्ति की ओर ना ले जाएँ। ऐसे में माता-पिता का क्या इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा। माता पिता का ही रोल सबसे बड़ा होता है, क्योंकि बच्चे शुरुआती दौर में अपने माता पिता के ही पास रहते हैं, स्कूल में बाद में जाते हैं, तो जो संस्कार रहता है वो बच्चे माता पिता से, तो उनको खुद एक अच्छा रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर किसी के पिता शराब पीते हो, नशा करते हो, तो उन्हें पहले छोड़ना होगा। बच्चों के साथ एक अच्छा संबंध बनाना होगा, कोऑर्डिनेशन बनाना होगा, ताकि बच्चे आपके कहीं भटक रहे हो, जैसा कि उन्होंने बताया कि बाहर में गलत संगति में पड़ते हैं, तो बच्चे जब अपने मन की बात कब बताएंगे आपके माता पिता से? जब उनके माता पिता उनको समझने की कोशिश करेंगे। और माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता बनाए, ऐसा रिलेशन बनाए कि बच्चे अपनी भावनाओं को अपने माता पिता से शेयर कर सके। दूसरी चीज़ की, अगर आपके बच्चे में पाँचों उंगलियां जिस तरह बराबर नहीं होती हैं, आप बच्चों को बाहर के बच्चों से तुलना ना करें, उसके अंदर जो कमी है उसको बार बार ना बताएं। इसके बच्चे के अंदर हीन भावना आती है, आक्रोश में आता है, और वो बदले की भावना से अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ इस तरह का व्यवहार करता है जो आक्रामक होता है। देखना है बच्चों को कि उसके माता पिता को कि बच्चे की संगति किसके साथ है, क्या वो कर रहा है, उसको डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट उनकी बातों को देखना है, उनके व्यवहार को देखना है। व्यवहार से बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि बच्चे में क्या कमी है और कहाँ बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है, कहाँ आपको फेक कर रहा है। तो ये चीज़ें अगर माता पिता करेंगे तभी संभव होगा, जब माता पिता बच्चों के साथ एक अच्छा संबंध रखेंगे, एक आत्मीयता वाला, और एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाला दोस्त भी बनेंगे और गार्जियन भी बनेंगे। डॉक्टर बिंदा, आपने बहुत अच्छी बात कही। और मैं अपने श्रोताओं से ये बात ज़रूर कहूँगी कि अपने बच्चों के साथ भावनात्मक रिश्ता ज़रूर बनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चा आपसे हर एक छोटी से छोटी बात आपके साथ ज़रूर से ज़रूर साझा करेगा, और उन बातों से आपको बहुत कुछ, उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या उतार चढ़ाव आ रहा है, वो कैसी समस्याओं से जूझ रहा है, वो सारी चीज़ें आप तक पहले पहुँचती हैं बाकायदा किसी और से, और आप उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि उसकी जो सुरक्षा की जो दीवार है, जो माता पिता के पास हो सकती है, वो कभी भी किसी और के पास नहीं हो सकती। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज सोशल मीडिया, इंटरनेट बहुत कॉमन हो चुका है और बहुत ही आसानी से इस्तेमाल किया जा रहा है। कई ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर बिफोर 18 ईयर्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप बता नहीं सकते हैं कि आप 18 ईयर्स हैं या 15 ईयर्स हैं। आप गलत फेक देकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं और वैसे वैसे साइट्स पे जा सकते हैं, वैसी वैसी जानकारियाँ ग्रहण कर सकते हैं जो बच्चों के लिए, जो अडोलेसेंस एज में होते हैं, उनके लिए गलत हो सकती हैं। तो ऐसे में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट किस तरीके से जो आपराधिक प्रवृत्ति है जो युवाओं में, वो किस तरीके से बढ़ा रही है? देखिए, अभी सबसे ज़्यादा भारत में 60% जो अपराध हो रहे हैं वो इंटरनेट और मोबाइल के जरिए हो रहे हैं। जी। कुछ साइबर क्राइम केसेस भी हमने किया है अपने थाने में, और बच्चे मोबाइल से ही सीखते हैं कि कैसे पैसा कमाया जाए कम उम्र में ही, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारा जो दोस्त है जिनका गलत संगत उसके साथ है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छे अच्छे शूज़ पहन रहे हैं, तो जब अपने पिता से वो मांगना चाहता है, जब उसे नहीं मिलता है, तब वो टेक्निक सीखता है कि साहब कैसे मोबाइल से किसी को ठग करके हम पैसा कमाएं। मैं जामताड़ा, जो आप सबसे बड़ा अभी हब है था जामताड़ा का, मैं वहाँ थाना प्रभारी रह चुका हूँ जामताड़ा में भी। जी। तो वहाँ तो आप जाएंगे तो देखेंगे कि एक स्कूल खुला हुआ है, बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए हैं, उस लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसा पैसा कमाया जाए। और एक बच्चे का मैंने अकाउंट, गिरफ्तारी के बाद अकाउंट चेक किया तो उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए थे, और उसका फादर, पिता बेचारा एक मामूली चपरासी था स्कूल का। तो
सबसे बड़ा अभी जो है चल रहा है स्थिति, भयंकर से भयंकर अपराध से भी ज़्यादा स्थिति इसकी हो गई है खराब है। जितने भी कम उम्र के बच्चियां हैं वो चैट करती हैं, किसके साथ कब जुड़ जाएंगी, क्या डिसीजन ले लेगी, माँ बाप पर क्या उसका असर पड़ता है, बेचारा माँ बाप ही जानता है। और जब कुछ घटनाएं घट जाती है गंभीर, तो सिवा सर पीटने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो मोबाइल आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चा खाना भी घर में खा रहा है तो मोबाइल देखे बिना खाता ही नहीं है। ये प्रवृत्ति माँ से ही सीखता है। और मैंने अक्सर उन बच्चों की माँ को देखा है कि जरा सा रोया कि हाथ में मोबाइल दे देती है उसको, चाहे वो सिनेमा हॉल में हो, चाहे वो कहीं हो। यही मेरा कहना है। जी, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कर्ण जी, कि आजकल मोबाइल एक एसेट बन गया है महिलाओं के लिए भी, माँओं के लिए भी, कि वो जब भी उन्हें लगता है कि बच्चा उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, चाहे वो उनका ज़रूरी काम हो तब, चाहे वो किचन का काम कर रही हो तब, किसी भी चीज़ में उन्हें एक वरदान जैसा महसूस होता है और वो लत लगाती हैं। अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे को इसकी लत माँ के द्वारा ही लगाई जा रही है या फिर पिता के द्वारा भी। मैं दोनों का नाम कहूंगी, क्योंकि सिर्फ माता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना गलत होगा, क्योंकि पिता की भी भूमिका होती है, क्योंकि जब वो ऑफिस से आते हैं, जब वो अपने काम से आते हैं, तो उन्हें भी वक्त देना चाहिए अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगती है कि ये बात हमारे श्रोताओं तक पहुँचनी चाहिए, कि अपना कीमती समय, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है जो आपको अपने बच्चों के साथ भी स्पेंड करना चाहिए। ये वो समय होता है जब आपको आपका बच्चा पहचानता है और आप भी अपने बच्चे को पहचान पाते हैं। तो इस टाइम को किसी भी छोटे से मोबाइल में कैद करने की कोशिश मत कीजिए। ये ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है हर किसी के लिए, और ख़ास तौर पर बच्चे और माता पिता का जो रिश्ता होता है उसमें तो कभी भी किसी और चीज़ की दखल अंदाजी ज़रूरी है ही नहीं। डॉक्टर वृंदा, हम लोगों ने समस्या पे बहुत सारी बातें कर ली और बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उन्हें क्या क्या ऐसा कुछ करना चाहिए, किस तरीके से वे अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें, किस तरीके के चेंजेस बच्चों में उन्हें देखने को मिले, जब उन्हें और एक्टिव हो जाना चाहिए कि नहीं उसमें कुछ अलग परिवर्तन आ रहे हैं जो मुझे ये दिखा रहा है कि नहीं उसमें कुछ गलत है, जो आपराधिक की तरफ जा रहा है। क्योंकि एक माता पिता जो 24 घंटे लगभग अपने बच्चे को ऑब्जर्व करते रहता है, चाहे वो स्कूल में या कॉलेज में क्यों ना हो, माता पिता उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि उसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो किस तरीके के बदलाव आ सकते हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल आपने सही कहा। जब बच्चे इस तरह कुछ अजीब गरीब व्यवहार करते हैं, जैसे कि स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, हर बात पे आक्रोशित हो जाते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, मोबाइल से चिपके रहते हैं, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, खेलना नहीं चाहते हैं। आजकल तो सट्टा भी खेलने लगे हैं, तो सट्टे में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ये माता पिता को देखना चाहिए आखिर इनका बच्चा अलग थलग क्यों हो गया है, क्यों इस तरह का व्यवहार कर रहा है, क्यों आक्रोश में आ रहा है, तो उससे निपटना है। दूसरी चीज़ की बहुत ही छोटी सी बात अगर बताएं तो बच्चों को अगर हम देखते हैं कि उनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा डिविएशन आ रहा है तो उसको उसके हाथ में नहीं छोड़ना है। अगर आपको लगे कि आपका बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसकी साइकोथेरेपी भी होती है, काउंसलिंग होती है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी होता है। और इसके अलावा आप स्कूल में भी देखेंगे बच्चों को टीचर से भी बात करनी होती है कि आखिर बच्चा, जैसे आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके साथ क्या व्यवहार होता है, वो टीचर भी बेहतर समझते हैं। तो वहाँ भी देखना है, कभी टाइम पर टीचर और पेरेंट्स की मीटिंग होनी चाहिए, जहाँ ये पता लगाए कि उनका बच्चा कहीं गलत संगति में नहीं है, पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि हम लोग बहुत आसानी से बच्चे पे सारी चीज़ें थोप देते हैं, पर ये नहीं जानते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है। क्या स्कूल से हो रही है, क्या दोस्तों से हो रही है, क्या उसकी खुद के व्यक्तित्व से हो रही है। क्योंकि ऑब्सेसिव पर्सनालिटी होता है, बच्चे किसी चीज़ से ऑब्सेस हो जाते हैं और हम उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, हर बात में डांट देते हैं, बदमाशी कर रहा है, इसकी व्यवहार ठीक नहीं है, वो एग्रेसिव हो गया। उसके पीछे का कारण हम जानना नहीं चाहते हैं, कभी कभी माता पिता नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे में किसी प्रोफेशनल से सहारा लेने में संकोच नहीं करनी चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि स्कूलों में भी काउंसलिंग की व्यवस्था ऐसे व्यक्ति से होनी चाहिए जो बहुत सेंसिटिव हो और व्यवहार कुशल हो, साथ ही वो एक्सपीरियंस्ड हो। ऐसा नहीं कि स्कूलों में किसी को भी रख दिया जाए एज ए काउंसलर और बच्चे को आप बात कर रहे हैं और बच्चा घर आके बोल रहा है कि मुझे तो बड़ा गलत तरीके से उन्होंने डांटा है, अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा।
तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे को ये नहीं कह देना कि तुम गलत हो, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि बच्चे की कमी को हम बहुत प्यार से देखें और उसको हटाने की कोशिश करें। इसमें जहाँ तक हो सके समाज का सहारा ले, परिवार का सहारा ले, दोस्तों का सहारा ले और खुद को एक अच्छा रोल मॉडल बनाए ताकि मेरा बच्चा हमसे सीखे, हमारे व्यवहार से सीखे। और हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी तक हो रही है कि मोबाइल का इस्तेमाल जितना हो सके काम के लिए करें। हमेशा एक डाइनिंग टेबल पर बैठ के बच्चों से भी बात करें। सोने के समय आप भी अपना मोबाइल अलग कर दें और बच्चों की भी आदत डालें कि अपने मोबाइल को बिल्कुल अपने से अलग। जी, यहाँ डॉक्टर वृंदा मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों के फिजिकल प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं कि उसके सर में दर्द है, उसके पैर में दर्द है या फिर उसके पेट में तकलीफ है, इन सब चीज़ों को। लेकिन जहाँ बात साइकोलॉजी के लिए आ जाती है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ मैं अपने लिसनर से इस चीज़ के लिए बहुत ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बच्चों की जो मानसिकता होती है, जो उसमें जो परिवर्तन आते हैं उस पर ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिए और उसमें जो होने वाले चेंजेस हैं उस पर ध्यान दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं बच्चे को ज़रूरत है, तो जनरली जो नॉर्मल एक क्राइटेरिया बन चुका है कि नहीं बच्चे के, अगर हम मानसिकता की बात कर रहे हैं तो वो उसके पागलपन की तरफ ही इशारा कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान कभी कभी परेशानी में भी बहुत कुछ कर जाता है, इंसान अग्रेसिव होकर रिएक्ट कर जाता है, तो पागलपन ही इसका इलाज। ये कह देना कि वो पागल हो चुका है, ये कहना गलत है। एक उसका इलाज है वो बहुत बातचीत से ही समाप्त हो जाती है। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन से काम नहीं करता है, वो आपको कूल एंड काम करता है और उसके बाद बातों से ही वो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो सकता है। तो हर पेरेंट्स को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जुवेनाइल में जो बच्चे जाते हैं उन्हें तो पहले कि वो बहुत कम उम्र में वो एक आपराधिक प्रवृत्ति में वो चाहे अनचाहे चाहे किसी भी वजह से वो उसमें दाखिल हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके के बच्चे जब अपनी सज़ा काट कर, जितनी भी साल होते हैं उनकी सज़ा काटते हैं, चाहे जितना भी वक्त बिताते हैं, समाज उसे अपनाने में संकोच करता है। और ऐसे में बच्चे कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि मैंने बचपन में जो गलती की थी उसकी सज़ा मुझे आगे भी मिल रही है। तो इस वजह से वो उनका जो आपराधिक जो दिमाग होता है, उनकी प्रवृत्ति जो होती है वो उसी ओर उन्हें खींच कर ले जाती है कि जब मुझे मेरा समाज मान ही नहीं, स्वीकार ही नहीं कर रहा है, मान ही नहीं रहा मुझे, तो मैं क्यों इस ओर चलूं। तो इस तरीके की मानसिकता के लिए जो जुवेनाइल कोर्ट होता है, जहाँ जुवेनाइल बच्चे जो जाते हैं, जो अपराध करके जाते हैं, वहाँ भी किस तरीके से वहाँ देखा जाता है? देखिए, रिमांड होम में जो बच्चे जाते हैं जुवेनाइल कोर्ट के थ्रू, उनकी काउंसलिंग वहाँ भी की जाती है टीचर के द्वारा। और हर एक थाने में, मैं तो जिस थाने में पदस्थापित था, हर एक संडे को उस रिमांड होम में जाता था। अब बच्चे की क्लास भी लेता था और जो घटनाएं घटी उसके बारे में जानकारी भी लेता था। और उन बच्चों को मैं ढाढ़स बनाता था कि मैं एक पुलिस अफसर बना हूँ, अभी तो उम्र आपकी कम है, ये गलत काम है, इसको नहीं करना है, गलती हो गई उसका प्रायश्चित करना है। तो वो लोग बच्चे थोड़ा, कभी कभी जब मैं उनको बता रहा था सबके आंख से आंसू गिर रहे थे। बोला सर आप ठीक कह रहे हैं। तो बच्चे को काउंसलिंग रिमांड होम के अधिकारी को भी करना है। और अगर आपको मौका लगता है कि अच्छे पुलिस अफसर हैं तो आप रिमांड होम में जाके बच्चे को, चाहे हमारे महिला पुलिसकर्मी रहती है, सब इंस्पेक्टर रहती है, वो महिला बच्चियों को भी सिखाती है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि वहाँ अकेले रूम में बेचारा वो बैठा हुआ है चुपचाप मासूम, उसके घर वाले आएंगे कि नहीं आएंगे, चुपचाप देख रहे है, कभी खिड़की देखता है, कभी आसमान देखता है, इसी बीच में उसका दिमाग घुटते रहता है। तो उसके लिए काउंसलिंग सबसे ज़रूरी है वहाँ, कि उसे अच्छी बातें उसको बताया जाए। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और डॉक्टर वृंदा आपने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि हमारे जो श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे उन्हें बहुत सारी अच्छी चीज़ें पता चली होंगी और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी कमी भी पता चली होगी कि वो ऐसा क्या करते हैं जिससे उनके बच्चे में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। और एक बार मैं फिर आपसे निवेदन करूँगी अपने श्रोताओं से कि अगर आपको कभी भी अपने बच्चे में किसी तरीके का परिवर्तन नज़र आता है उसके व्यवहार में, तो उसके लिए ज़रूर किसी न किसी एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें। डॉक्टर बिंदा सिंह, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार कर्ण जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।